नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का पुनः अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आज इसी क्रम में जो श्रृंखला मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ वह समूह ग, पटवारी, लेखाकार, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रश्नावली। ठीक है, जो पहला प्रश्न है इस श्रृंखला का वो है आपका, उत्तराखंड में किसे उत्कृष्ट अनुसंधान पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। ये 4 ऑप्शन हैं, आप 4 ऑप्शन में से एक को पिक कीजिए। कौन सा है कमेंट बॉक्स में मेरे उत्तर देने से पहले आप उसे दे दीजिए। डॉक्टर ऋतुराज, डॉक्टर एस रावत, डॉक्टर मनोज या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको बताना है जो उत्कृष्ट अनुसंधान पुरस्कार 2019 का मिला था वो मिला था आपके डॉक्टर RS रावत जी को ये पुरस्कार मिला था। अब दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं। किसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से दिया गया। ठीक है, किसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है ये बताइए। पहला क्वेश्चन, जो पहला ऑप्शन है आपका अनुराग रमोला, दूसरा है सोनी रावत, रोशनी रावत, तीसरी है मृदुला पांडे या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो ये पुरस्कार दिया गया था राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये दिया गया था आपके रोशनी रावत जी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब अगला प्रश्न आता है तीसरे नंबर का प्रश्न, गणभोज वर्ष 2021 क्या है। ये आपको बताना है इसकी थीम क्या है। ये जंगली भोजन पहला, दूसरा है आपका इसका होटल सामग्री, तीसरा है व्यंजन की पहचान दिलाना, या चौथा है इसका दवाइयों से संबंधित ज्ञान। दोस्तों, जो गणभोज है, अब इसके शब्द से ही इसका उच्चारण होना, जो गणभोज है इसमें भोजन से संबंधित चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, व्यंजनों से संबंधित चीज़ों के बारे में बात करें। 2021 की जो थीम रहेगी जो गणभोज वो है आपकी व्यंजनों की पहचान दिलाना। जो हमारी जो परंपरा पूर्व में रही थी वो कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रही है। हम आधुनिक दौर पर आधुनिक ट्रेडिशन के अनुसार हम चल रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति को हमने पूर्ण रूप से अपने आप में धारण कर लिया है। ये गणभोज जो है ये परंपरागत जो व्यंजन है, जो व्यंजनों की पहचान दिलाना, इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपको देखने को मिलेगा किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है। इसमें 4 ऑप्शन है। ए गणनाथ मेला, या बी गौचर मेला, सी बग्वाल मेला, ये डी सोमनाथ मेला। दोस्तों, जिस मेले को राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया है वो मेला है आपका बग्वाल मेले को राष्ट्रीय मेले के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं तो 5वां नंबर का जो प्रश्न है, किस उद्यान में रजिया पर्यटन जोन का उद्घाटन किया गया। आपको बताना है, पहला है जो राजा जी, दूसरा है कार्बेट, तीसरा है नंदा देवी, चौथा है फूलों की घाटी। दोस्तों, जो ये इसका जो उद्घाटन किया गया, जो जोन के रूप में से विख्यात किया गया है, ये किया गया है आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं छठे प्रश्न की तरफ, बाल थाना स्थापित किया गया है। देखिए, बाल थाना जहाँ पर जो बालक छोटी उम्र में अपराध कर चुके होते हैं उनके लिए इस थाने का स्थापित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर उनको उस बाल अपराधी से मुक्त किया जाता है और उनको ये अच्छी सोच और अच्छे विचार दिए जाते हैं। इनको इस थाने के अंतर्गत रखा जाता है। यदि हम बात करें, ये जो थाना खुला है ये ऑप्शन इसके अंतर्गत हैं। ए बागेश्वर, बी यूएस नगर, सी देहरादून, डी पौड़ी गढ़वाल। जो ये थाना खोला गया है ये देहरादून के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो 72वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की जो झांकी का क्या नाम था। ठीक है, आपने यदि इस बार की जो गणतंत्र दिवस की परेड देखी होगी तो उसके अंतर्गत जो झांकियाँ निकाली गई थी, अलग अलग राज्य की झांकियाँ निकाली जाती है, तो उत्तराखंड की भी झांकी निकाली गई थी। तो उस झांकी का क्या नाम था। जो ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, ए रुद्रनाथ, बी कल्पनाथ, सी बद्रीनाथ, डी केदारनाथ। दोस्तों, जो झांकी निकाली गई थी वो केदारनाथ के रूप में से निकाली गई थी। से केदारनाथ, उत्तराखंड की जो झांकी का नाम था केदारनाथ था। ठीक है, अब बात करते हैं 8वें प्रश्न की। बिहारी गंगा में किस वर्ष 2 पहाड़ों के टूटने से एक कृत्रिम झील नौगाना
गौना झील का निर्माण हुआ था। सॉरी। अब ये कब हुआ था ये बताना है आपको, किस वर्ष से ये हुआ था। ये जो हुआ था आपका ऑप्शन के अनुसार देखिए, ए नंबर का जो ऑप्शन है 1893 में, 1894 में, 1895 में, 1884 में। दोस्तों यदि हम बात करें जो ये बिहार ही गंगा में जिस वर्ष ये दो पहाड़ टूटे थे, तो कृत्रिम झील का जब निर्माण हुआ था, ये हुआ था आपका 1895 में। ये चीज़ झील बनकर सम्मुख से उपस्थित हुई थी। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, 90वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तपोवन को स्थानीय निवासी क्या कहते हैं। देखिए हर क्षेत्र में किसी न किसी फेमस चीज़ को या वहाँ के लोकल के लोग उसे कुछ और नाम से जानते हैं, मगर उसे जो राज्य स्तर पर या इंटरनेशनल स्तर पर उसे अन्य नाम से जाना जाता है। तपोवन को स्थानीय निवासी क्या कहते थे। अगस्त मुनि या गंगा घाट या तापणी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि हम बात करें, इसको तापा पानी के नाम से इसे जाना जाता था, ठीक है, जाना जाता है आज भी। अब बात करते हैं 10वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस कमिश्नर के कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्ण युग माना जाता है। देखिए ऑप्शन आपके सम्मुख से हैं, हैरिल्ड बेंटन या टेल या हैरी रैमजे या स्टैची। इसको किसके काल को स्वर्ण काल के तौर पर माना गया है, कुमाऊं के कमिश्नर के काल को, ठीक है। अब जो ये माना गया है आपके हैरी बेंटन के काल को स्वर्ण काल माना जाए इसके समय में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हुई हैं जो यहाँ के क्षेत्रों के हितकारी हुए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। ये कह रहा है मूर्तियों का भंडारण कहा जाता है। जब हम मूर्तियों को एक जगह पर क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। देखिए मैं पहला ऑप्शन है लाखा मंडल, बी ऑप्शन है कालसी, या सी है हनोल, या चौथा है बौरागट, ठीक है। ये जो कहा जाता है ये लाख मंडल के अंतर्गत इनको सुरक्षित रखा गया है। मूर्तियों का जो भंडार है कहा जाता है वो लाख मंडल को कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ढेर सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई। अब 12वें नंबर का जो प्रश्न है, उत्तराखंड में माहू देवता किस जनजाति के सर्वमान्य एवं महत्वपूर्ण देवता के रूप में जाने जाते हैं। ये पहला ऑप्शन है जौनसारी, दूसरा है थारू, तीसरा है आपका भोटिया, चौथा है आपका राजा जी, ठीक है। अब जो ये ऑप्शन है इसमें से आपको बताना है, ये जौनसारी जनजाति के लोगों का यह माहू देवता क्या है, सर्वमान्य एवं महत्वपूर्ण देवताओं में से एक देवता इसे माना जाता है। हम कहें इनके कुल देवता के रूप में भी इसे पूजते हैं। अब बात करते हैं 13 नंबर का प्रश्न, हारुल नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। आपको बताना है जौनसारी या भोटिया जनजाति या राजा जी या थारू के लोगों के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो ये नृत्य किया जाता है जौनसारी जनजाति के लोगों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। आइए 14वें नंबर के प्रश्न की तरफ। पौछा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। ये फिर इसे वही ऑप्शन है जौनसारी, भोटिया, राजसी या थारू, इनमें से किसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। दोस्तों ये जो नृत्य किया जाता है ये भोटिया जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अब बात करते हैं 15वें नंबर का जो प्रश्न है, नीति किंगरी बिंगरी दर्रे किस जनपद में स्थित है। देखिए पिथौरागढ़ जनपद है या चमोली जनपद है या बागेश्वर जनपद है, उत्तरकाशी जनपद है, ये आपको बताना है। दोस्तों ये जो नीति किंगरी बिंगरी दर्रे जो स्थित है चमोली जनपद के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुंगली गल्ला व थागला दर्रे किस जनपद में स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है। पहला चमोली, दूसरा है उत्तरकाशी, तीसरा है पिथौरागढ़, चौथा है चंपावत। ये किस जनपद के अंतर्गत स्थित है आपको बताना है। दोस्तों ये उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत ये दर्रे स्थित हैं। अब बात करते हैं 17वें नंबर का प्रश्न है, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है, ठीक है। ये टाउन्स और महान हिमालय के अंतर्गत या शिवालिक या महान हिमालय के अंतर्गत है, या टाउन्स और शिवालिक हिमालय के अंतर्गत है, या चौथा है आपका शिवालिक और मध्य हिमालय के अंतर्गत है, ठीक है। अब बात करें इस प्रश्न का
17वें नंबर का जो प्रश्न है ये आपका शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य ये स्थित है। ठीक है, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य ये स्थित है। ठीक है, लघु हिमालय जिसे कहते हैं। अब आते हैं 18वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड में नाहन पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। ठीक है, अब पहला ऑप्शन आपका ये धुरासू उत्तरकाशी, देवप्रयाग, देवीधुरा या हल्द्वानी, ये कहाँ स्थित है ये पर्वत श्रृंखला। दोस्तों यदि आप, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये कई दफ़े पेपरों में पूछे गए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण श्रृंखला आप लोगों के लिए। दोस्तों जो ये पर्वत है नाहला पर्वत श्रृंखला जो स्थित है ये हल्द्वानी में स्थित है, जो नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। दोस्तों यदि आप लोगों की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और अपने सुझाव इस कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं 19वें नंबर का प्रश्न, केदारकांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है। ये आपको 4 ऑप्शन आपके सम्मुख से हैं, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़। इनमें से किस जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। दोस्तों यदि हम बात करें केदारकांठा, ये आपका उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। अब आपके सम्मुख से अगला प्रश्न, सही ये युग क्रम का चयन करना है। ठीक है, हरसिल, उत्तरकाशी, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग, पंतनगर हवाई अड्डा, नैनीताल या ए भी ये दोनों। ठीक है, डी वाले में ए और बी सत्य है। यदि मैं बात करूं 20वें नंबर का जो प्रश्न है वो हर्सली और उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आता है और ऊखीमठ रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आता है। इसके अंदर इसका जो ऑप्शन है डी, ए बी दोनों ही सही हैं। डी वाला जो ऑप्शन है इसका सही है। ठीक है, अब बात करते हैं 21वें प्रश्न की तरफ, किसे स्वामी राम पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक है, किस व्यक्ति को, ठीक है, स्वामी राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला जो है चंडी प्रसाद भट्ट, सेकंड सचिनानंद भारती, चौथा है कल्याण सिंह, इनमें और तीसरा कल्याण सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है ये जो पुरस्कार दिया गया था ये सचिनानंद भारती को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न आपके सम्मुख से, उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन था। पहला राज्य की यदि हम बात करें ये है आपका झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या गोवा। ठीक है, आपको बताना है 22वें नंबर का ये है उत्तराखंड। यदि हम उत्तराखंड राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उड़ान सेवा उत्तराखंड राज्य ऐसा पहला राज्य बना जिसने उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की थी। ठीक है, अब बात करते हैं 23वें नंबर का प्रश्न, चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैगसेन पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं इनको जो पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था ये 1981 में या 1982 या 1984 या 1985 के अंतर्गत किस वर्ष ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था। यदि हम बात करें 1982 के अंतर्गत ये पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब बात करें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी। ये कई दफ़े ये प्रश्न पूछा गया है। प्रेम सभा की यदि बात करें शोभन सिंह ने की है या मोहन सिंह मेहता जी ने की है या गोविंद बल्लभ पंत जी ने कही है या विश्वेंद्र दत्त सकलानी द्वारा किया गया है। किसके द्वारा इसकी स्थापना की प्रेम सभा की और ये कहाँ स्थापित हुई थी ये सभा। यदि हम बात करें दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपके सम्मुख से ये है आपका गोविंद बल्लभ पंत द्वारा प्रेम सभा की स्थापना की गई थी। ये काशीपुर के अंतर्गत की गई थी जो उधम सिंह जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब 25वें नंबर का जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम है। अब हम इतिहास की बात करें, इतिहास के पन्नों में अलकनंदा का जो दूसरा नाम किस नाम से इसे जाना जाता है। हिरण्यवर्ती या भिंगलाना या बाणगंगा या इनमें से कोई नहीं, ये किस नाम से जाने जाते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सम्मुख सकते हैं। यह हिरण्यवती के नाम से ये इतिहास में इसे अलकनंदा का दूसरा नाम था। ठीक है, अब बात करते हैं 26वें नंबर का प्रश्न, उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय कब स्थापित किया गया था। उत्तरकाशी के अंतर्गत हिमालय
संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, ये किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। ये पहला है 15 नवंबर 1966 को, या 14 नवंबर 1965 को, या 20 नवंबर 1964 को, या 25 नवंबर 1977 को। ये किस वर्ष से इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। यदि हम बात करें इसकी जो स्थापना हुई थी, ये 14 नवंबर 1965 को हिमालय संग्रहालय की स्थापना उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत की गई थी। अब बात करते हैं किस मेले को आषाढ़ी कौतिक कहा जाता है। अब ये है, पहला है बग्वाल मेले को कहा जाता है, या सोमनाथ मेले को कहा जाता है, पूर्णगिरी मेले को कहा जाता है, या मानेश्वर मेले को कहा जाता है, ये आपको बताना है। दोस्तों जो ये मेले को जो जाना जाता है, ये बग्वाल मेले को कहा जाता है, आषाढ़ी कौतिक, ठीक है। आषाढ़ी कौतिक का जो मेला लगता है उसको बग्वाल मेले के अंतर्गत जाना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं 28वें नंबर का जो प्रश्न है। दोस्तों यदि आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर अवश्य करें। 28वें नंबर का जो प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। ये 4 ऑप्शन आपके सम्मुख से है। लिपुलेख दर्रे की बात कर रहे हैं हम, ये उत्तरकाशी या चमोली या पिथौरागढ़ या बागेश्वर। दोस्तों जो लिपुलेख जो दर्रा स्थित है वो पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। अब अगला प्रश्न 29वें नंबर का प्रश्न, झाल बिनाई दमा मुरियो है, ये क्या है आपको बताना है। झाल बिनाई दामा मामा मुरियो है, ये क्या है। ये उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, या फिर उत्तराखंड की नदियां हैं, या लाखा की पहाड़ियां हैं, या फिर उत्तराखंड की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। दोस्तों यदि बात करें जो इनमें से जो भिन्न है, ठीक है, वही इसका उत्तर है। इसका जो उत्तर है ए, ये प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, जो शुभ कार्यों में, विवाह इत्यादि शुभ कार्यों में इसका बजाए जाते हैं। अब 30वें नंबर का जो प्रश्न है वह इस प्रकार आपके सम्मुख से, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, या ये प्रश्न इस प्रकार से भी आता है। या पहला जो ऑप्शन है केदारखंड, सेकंड ऑप्शन है मानसखंड, या तीसरा हेमंत, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि हम बात करें जो स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना है, वो केदारखंड के नाम से इसे जाना जाता है, और कुमाऊं को मानसखंड के तौर पर इसे जाना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं 31वें नंबर का जो प्रश्न है, वो कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ है, ठीक है। अब गोरखा कब कुमाऊं में उन्होंने अपना अधिकार क्षेत्र के अंदर कुमाऊं को रख लिया था, ये बताना है आपको। 1790 में, 1792 में, 1815 में, या 1803 में, ये कब इसको रखा गया था उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर कब रख किया था। यदि हम बात करें, ये 1790 के दशक में कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हो गया था, ठीक है। अब अगला प्रश्न 32वें नंबर का जो प्रश्न, लड़क आंदोलन का संबंध था किससे था, या कृषकों से था, या मजदूरों से था, या सेना से था, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इस प्रकार का आंदोलन कभी नहीं हुआ। अब बात करते हैं 33वें नंबर का। 33वें नंबर का जो प्रश्न है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई। अल्मोड़ा में कब कांग्रेस की स्थापना हुई, या 1911 में हुई थी, या 1919 में हुई थी, या 1995 में हुई थी, 1895 में, या 1912 में, कब कांग्रेस की स्थापना अल्मोड़ा के अंतर्गत हुई थी। यदि हम बात करें ये जब कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में, ये 1912 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1912 ये नोट कर लीजिएगा, आप मेरे साथ नोट्स बनाते ही चलिएगा। अब बात करते हैं 34वें नंबर का जो प्रश्न है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, 1771 में, या 1971 में, या 1871 में, या 1870 में, कब अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ। यदि आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको ये आंसर अवश्य आएगा। इसका जो अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन हुआ था 1871 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं
35वें नंबर का प्रश्न, गणदेव सेवा संघ की स्थापना किसने की? देखिए, गणदेव संघ की स्थापना जो की थी, सेवा संघ की स्थापना जो किसके द्वारा की गई थी, आप बताना है आपको। इस शब्द से ही उस व्यक्ति का उच्चारण हो गया होगा, इसको उस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे या गोपीचंद्र या रामपाल या श्रीदेव सुमन, ये श्रीदेव सुमन जी को गण सेवा संघ के रूप में से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। इनकी स्थापना इनके द्वारा, इनको गण देश के नाम से भी पुकारा जाता है, गढ़ केसरी के नाम से भी, गढ़ सुमन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। यह है आपके श्रीदेव सुमन देव जी, इसके क्या हैं, सेवा संघ के स्थापक हैं। अब बात करते हैं 36वें नंबर, टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे, शासक कौन थे, ठीक है। मान साथे या मेदिनी साथे या सुदर्शन साथे या युगेंद्र साथे, इनमें से कौन सा टिहरी रियासत का प्रथम शासक था? यदि हम बात करें इस प्रश्न की, तो इसका जो ऑप्शन है, जो इसका सही ऑप्शन है वह है आपका सुदर्शन शाह। इसके क्या थे, टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे, शासक के तौर पे भी कह सकते हैं। अब आते हैं 37वें नंबर का प्रश्न। 37वें नंबर का जो प्रश्न है, खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? या इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जाता है, खटीमा गोलीकांड कब, किस वर्ष हुआ था? यदि हम बात करें 1 सितंबर 1994 को, या 2 सितंबर 1994 को, 3 सितंबर 1994 को, 4 सितंबर 1994 को, इनमें से एक ऑप्शन सही है, उसको आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए उसे। अब बात करते हैं इस गोलीकांड का, तो इस गोलीकांड का जो प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर 1994 को, खटीमा गोलीकांड का ये कांड घटित हुआ था, ठीक है, 1 सितंबर 1994 को। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, बिसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? ठीक है, बिसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? 38वें नंबर का प्रश्न है। या ब्यास गुफा स्थित है, या ब्यास कुंड है, या ब्यास श्रम है, या उपरोक्त में सभी, ये इनमें से आपको बताना है। यदि हम बात करें बिसोम जो पर्वत नामक जो पर्वत है, उसमें सभी उपरोक्त सभी चीज़ें स्थित हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 39 प्रश्न की, तो ये 39वां जो प्रश्न है, ये कह रहा है प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किस काल में हुआ या किस वर्ष हुआ, ठीक है, किसने किया? अब बात करते हैं, आपके सम्मुख से 4 ऑप्शन है, प्रताप शाह, भवानी शाह, या नरेंद्र शाह, या मानेंद्र शाह, किसके द्वारा ये आंदोलन प्रारंभ किया जाए? यदि हम बात करें, नरेंद्र शाह द्वारा इसको प्रजामंडल की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं 40वें नंबर का जो प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप लोगों को अपनी कॉपी में इसे नोट बना लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उत्तराखंड के पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तराखंड के पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? मानवेंद्र शाह था, या नरेंद्र शाह था, या भवानी शाह थे, या कीर्ति शाह थे, ये कौन थे? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है मानवेंद्र शाह, इसके क्या थे, अंतिम शासक के रूप में इन्हें माना जाता है, क्योंकि इसके बाद से ये वंश की समाप्ति की ओर अग्रसर हो गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है 41वां, स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किसके द्वारा ये कहा गया था, ये किससे संबंधित है, ठीक है, ये स्लोगन किसने दिया था? यदि हम बात करें, ये ऑप्शन आपके समक्ष है, बिस्नी देवी ने कहा था, या सुंदरलाल भगोड़ा जी ने कहा था, या देवी गौरा देवी ने कहा था, या हेमंती नंदन भगोड़ा द्वारा कहा गया था। दोस्तों, यदि हम बात करें, जो दिव्यांग आत्मा जो अब इस धरातल पर नहीं रहा, भगवान करे इनकी आत्मा को शांति दे, सुंदरलाल भगोड़ा जी द्वारा ये आंदोलन को शुरू किया या कहा है, या ये स्लोगन इनके द्वारा दिया गया था, क्योंकि हिमालय बचेगा तभी देश बचेगा, इस प्रकार का आंदोलन दिया था। जब इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा था, एक वाक्य बताता हूँ, तो इन्होंने उसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पेड़ों की कटाई दिन पर दिन तेज़ हो रही है, तो मेरा जो उद्देश्य है वो सफल नहीं है, क्योंकि यदि ये कटाई अच्छी तरह से रुक जाएगी, तब मैं कहीं ये समझूंगा कि ये मेरे लिए
शुभ है इस अवार्ड को लेना, इसलिए उन्होंने अवार्ड को वापस भारत सरकार को लौटा दिया था। जिस दिन ये कटाई रुक जाएगी तब मैं ये अवार्ड का हकदारी हूँ, ऐसा उनके द्वारा कहा गया था। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है 42वें नंबर का, किस ज़िले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप इस चैनल में आपको इसी प्रकार की वीडियो उपलब्ध रहेंगी। और कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा कि आपको किस संबंध में वीडियो चाहिए, मैं उस संबंध में आपको वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, अब किस ज़िले की जो सीमा है वह 7 जिलों को स्पर्श करती है, ये बताना है। अल्मोड़ा है या चमोली है या पौड़ी है या बागेश्वर। ठीक है, ये कौन सा ऐसा ज़िला है जो 7 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। यदि हम बात करें अल्मोड़ा की सीमा नहीं करती है, चमोली की भी नहीं करती, बागेश्वर की भी नहीं करती है, और यदि हम बात करें तो ये बचा पौड़ी जनपद ऐसा जनपद है जो 7 जिलों को स्पर्श करता है। अब बात करते हैं 43 नंबर का जो प्रश्न है, किस कमिश्नर द्वारा राजस्व बंदोबस्त को असली साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। अब आपके समक्ष 4 ऑप्शन, हैलिटल वेंटन या टेलर्स या हेनरी रेंजे या स्टैची, ये किसके द्वारा किया गया। ये जो नाम प्रदान किया गया टेलर द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, अब आते हैं 44वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत पर्वतीय है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, अब ये पूछा है पर्वतीय क्षेत्र, पूछा है मैदानी क्षेत्र नहीं पूछ रहा है, पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आपके सम्मुख 90 या 96 ना 86 या 50 या 45 कौन सा है। जो 86% क्या है आपका, ये पर्वतीय क्षेत्र है, और जो शेष बचा 14% वो आपका मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत, ये उत्तराखंड का भूभाग है जो क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं 45वें नंबर का जो प्रश्न है, रानीखेत पर्वत श्रेणी स्थित है। अब रानीखेत की जो पर्वत श्रृंखलाएँ स्थित है वो किस हिमालय के अंतर्गत स्थित है। या ठीक है, वो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख से हैं। यह है आपका टाल्स हिमालय या वृद्ध हिमालय या मध्य हिमालय या बाह्य हिमालय। किस हिमालय के अंतर्गत रानीखेत की पर्वत श्रृंखलाएँ स्थित है। ये जो स्थित है ये बाह्य हिमालय, ये मध्य हिमालय के मध्य ये स्थित है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ जाता है कि अल्मोड़ा हो गया या रानीखेत हो गया, या फिर बात करें बागेश्वर हो गया, या फिर पिथौरागढ़ में, ये बाह्य मध्य हिमालय के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब 46वें नंबर का जो प्रश्न है वो शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है। शिवालिक श्रेणी का जो प्राचीन नाम आपको बताना है, या मैनाक पर्वत है, या मंदाधन पर्वत है, या कैलाश पर्वत है, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऐसा पर्वत है। ठीक है, ये बताना आपको। ये जो पर्वत है मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। शिवालिक श्रेणियों का जो प्राचीन नाम है ये मैनाक पर्वत श्रृंखला इसका नाम है। ठीक है, अब उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, चंपावत है या युवराजनगर है या अल्मोड़ा है या रुद्रप्रयाग है, आपको बताना है। दोस्तों यदि हम बात न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिले की यदि हम बात करेंगे वो चंपावत जिला है। ठीक है, अब बात करते हैं 48वां नंबर का जो प्रश्न है, 48वें नंबर का जो प्रश्न है, किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान में आता है। ठीक है, भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है, या सभी का से देहरादून आता है, या हरिद्वार आता है, या युवराजनगर आता है, टिहरी आता है। आप लोगों के जहन में जो चल रहा होगा ऑब्वियसली वही भाग है गंगा के अधिकांश भाग के अंतर्गत आता है, हरिद्वार। अब तिलाड़ी कांड का संबंध किससे। 49वें नंबर का जो प्रश्न है ये आपको बताना है, या वनों के अधिकारों से है, या वन संरक्षण से है, या फिर बात करें वन व्यापार से है, या वन जीव संरक्षण से है। तिलाड़ी कांड का संबंध किससे है। दोस्तों जो तिलाड़ी कांड हुआ था ये हमारे वनों के अधिकारों के लिए ये कांड हुआ था। ठीक है, वन अधिकारों के लिए से इससे संबंध है। अब बात करते हैं 50वें नंबर का इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी या हुई है, या 1930 में, या 1936 में, या 1932 में, या 1926 में। ये जो नेशनल कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसकी स्थापना की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1936 में ये नेशनल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। दोस्तों
आज के लिए ये श्रृंखला यहाँ पर ही समाप्त होती है। इसी प्रकार की श्रृंखला मैं आपके समक्ष लेके उपस्थित होऊंगा और अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।